सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह पूनिया जी का साथ इस प्रोग्राम में हमारे साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर बातचीत होती है। करते हैं पूनिया जी का स्वागत, फिर चर्चा करेंगे हर एक खबर पर। स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सबसे पहले खबर पर अगर हम चर्चा करें तो शेख हसीना की बात कर लेते हैं। शेख हसीना जब बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा अफरा-तफरी मची, उसके खिलाफ माहौल बना, तो वहाँ से भाग के भारत आ गई, शरण ले ली और लंबे समय से भारत में ही है। अभी शेख हसीना का बयान खासा चर्चा में है, वायरल हो रहा है। बोल रही हैं कि इस साल के अंत तक मैं बांग्लादेश लौटूँगी, भले ही मुझे मार दें। क्या कोई सेटिंग हो गई है? क्या कोई प्लानिंग की है शेख हसीना ने, या फिर भारत की तरफ से कोई उसका उसको बैकअप दिया जाएगा जिसकी वजह से वो वहाँ लौटेंगी? क्या होगा क्या वहाँ जाने पर? देखिए, साउथ एशिया की पॉलिटिक्स के हिसाब से बहुत बड़ी खबर है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, आपने सही कहा, 2 साल से वो लगातार भारत में हैं और 2 साल बाद वो पहली बार मीडिया में या फिर उस हिसाब से आई हैं। उन्होंने वर्चुअली लोगों को संबोधित किया, 25 मिनट का उन्होंने भाषण दिया और भाषण में हालाँकि उन्होंने अपना वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दिखाया, सिर्फ़ कैमरा बंद था और सिर्फ़ ऑडियो कह सकते हैं कि आप इस ये भाषण था। उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए कहा, मुझे पता है कि वे मुझे जेल में डाल सकते हैं या मार भी सकते हैं, फिर भी मैं बांग्लादेश वापस जाऊँगी। लोगों का समर्थन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मौत की सज़ा, झूठे मुकदमे और दिखावटी सुनवाई मुझे डरा नहीं सकती। मेरे खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई गैर कानूनी, असंवैधानिक और राजनीतिक मकसद से प्रेरित है। हसीना ने ये भी कहा कि उन्होंने अपनी इच्छा से बांग्लादेश नहीं छोड़ा था। प्रदर्शनकारियों के प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़ने पर उनके पास वहां से निकलने के लिए सिर्फ 30-40 मिनट का समय था। तब उन्हें नहीं पता था कि वे देश को छोड़कर जा रही हैं। वे अपने पैतृक गांव तुंगीपाड़ा जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि देश छोड़ना पड़ा। तो खैर, आपको ध्यान हो कि 5 अगस्त 2024 वो समय था। तो लगभग सही आज 2 साल हो चुके हैं जब शेख हसीना हेलीकॉप्टर से, वो फुटेज भी काफ़ी उस समय वायरल हुई थी कि वो हेलीकॉप्टर से वहाँ बांग्लादेश छोड़कर आई थी और उसके बाद वो कभी नज़र नहीं आई हैं। तो यही है स्थिति कि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताया, इसलिए उन्होंने कहा कि वो ऑन कैमरा नहीं आएँगी। अ भारत के लिए उन्होंने कहा कि भारत ने उनका हर मुश्किल में साथ दिया है। उन्होंने 1971 की घटना का भी ज़िक्र किया जब बांग्लादेश बना था, 1975 का भी और आज के टाइम का भी। ख़ैर, हसीना कमिटेड दिख रही हैं कि हर हाल में वह घर लौटेंगी, उन्होंने ये बात कही है। सत्ता परिवर्तन हो चुका है, वहाँ इलेक्शन भी हुआ है अभी। आपको पता है कि एक अलग सरकार हुकूमत भी है, तो ख़ैर जो हुकूमत में है उनको भी बाहर जाना पड़ा था, देश छोड़ना पड़ा था, तो बड़ी अजीब स्थिति भी है वहाँ पर। ख़ैर देखते हैं कि क्या स्थिति रहती है। लेकिन वहाँ पर छात्रों का जो आंदोलन था वो काफ़ी उग्र रहा, काफ़ी हिंसक रहा था और तख्ता पलट उस आंदोलन ने किया था, तो उसी तख्ता पलट की चपेट में शेख हसीना आई थी। और इससे आगे बढ़ें तो बात करें ईरान जंग के दौरान तेल कंपनियों के द्वारा की गई कमाई की। 6 तेल कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 81 अरब डॉलर कमा लिए इस मंदी के समय में। मंदी ना कहें, मतलब जंग के समय में, जब तेल की उत्पाद तो हो रहा है लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहा जहां जहां तक पहुंचना चाहिए और सही समय पर पहुंचना चाहिए। तो कौन कौन सी ये कंपनियां हैं और इतना बड़ा जो कमाई का ये सोर्स इन कंपनियों ने कमाया है, इसको कैसे देखा जाए? मतलब ये प्रैक्टिकली संभव कैसे हुआ? देखिए, ईरान जंग के दौरान 6 जो तेल कंपनियाँ उन्होंने 81 अरब डॉलर कमाए हैं। ये भारत के रक्षा बजट से, डिफेंस बजट से भी ज़्यादा है और इस दौरान हालाँकि जो ब्रेंट क्रूड है वो 20 से 23% तक महँगा रहा है अलग-अलग टाइम पे, मतलब हमने उसमें चढ़ाव देखे हैं, एक बार तो दुगना भी हो गया था। ख़ैर, आपने देखा कि ईरान जंग शुरू होने के बाद कच्चे तेल की कीमतें दुनिया भर में बढ़ी, दुनिया भर में महँगाई बढ़ी और इसी दौरान अप्रैल और जून के बीच
6 सबसे बड़ी तेल कंपनियों ने रिकॉर्ड 81 अरब डॉलर का बिज़नेस मुनाफ़ा कमाया, बिज़नेस नहीं कह रहा मैं, मुनाफ़ा कमाने की बात है। ख़ैर इसमें देखिए जो सबसे बड़ी कंपनियाँ हैं उसमें सऊदी अरामको की एक कंपनी है, शेल है, टोटल एनर्जीज़ है, बीपी है, शेवरॉन है, एक्सॉन मोबिल है, तो ये कंपनियाँ हैं और इसमें यही है कि देखिए तेल कंपनियों को तो फ़ायदा हुआ ही है, सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा फ़ायदा सऊदी अरामको को हुआ है और तकरीबन 32 अरब डॉलर उन्होंने जो कमाई की मुनाफ़ा कमाया है। बाकी शेल 10 अरब डॉलर के आस-पास, शेवरॉन 12 अरब डॉलर के आस-पास, बीपी ने तकरीबन पौने 6 अरब डॉलर का जो मुनाफ़ा वो कमाया है। ख़ैर यमन में एक भारतीय जहाज़ के ऊपर भी हमला हुआ है। भारतीय झंडे वाला एक कारोबारी जहाज़ था और जहाज़ एमएसवी फैज़-ए-नूर-ए-औलिया जो कि एक मतलब कारोबारी जहाज़ था। तो उसके ऊपर हमला किया, यमन के हूती लड़ाकों ने हमला किया। ख़ैर जो सभी उस उसमें सवार थे 13 भारतीय नागरिक उनको बचा लिया गया है। तो ख़ैर यही है और अभी जो ईरान अमेरिका की समझौते की उम्मीद के कारण थोड़ा ब्रेंट क्रूड में भी आपको थोड़ी गिरावट दिख रही होगी। तो ये चीज़ें हैं। अभी लेबनान की हालत थोड़े सुधर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि जो साउथ लेबनान में तकरीबन 8 लोग से ज़्यादा लोग जो घर छोड़ के आए थे, सड़कों पे रह रहे थे, वो अब वापस लौटे हैं। तो खैर यूनाइटेड नेशन ये भी कह रहा है कि हमने वहाँ पर सरकारी राहत शिविर भी लगाए हुए हैं। तो खैर ये है मामला। और बाकी एक ब्रेकिंग अलग-अलग सीएनएन वगैरह और कई इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स में चली कि जो अमेरिका के 80% जो थर्ड इंटरसेप्टर हैं वो ख़त्म हो गए हैं, तो आधे से ज़्यादा हैं ये। इसमें जी। 80% जो कि मिसाइल्स और इन सबको रोकते हैं। तो ख़ैर कल भी हमारी इस पे बात हो रही थी कि नुकसान सिर्फ़ ईरान को नहीं हुआ है, अमेरिका को भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो जंग का तो मतलब यही होता है कि कोई तगड़ा हो या फिर माड़ा हो, नुकसान दोनों का ही होता है। वो एक कहावत चलती थी कि तगड़ा कहंदा गाँव में हमारे चलती थी, तगड़ा जी। कहता है कि मैं तेरे 2 माराँगा, तो जी। माड़ा कहता है कि ठीक है तू 2 मारेगा, 1 आध तो मैं भी मारूँगा तेरे फिर। तो हुँ। मतलब यही है कि ये तो होता है। ख़ैर और इसमें ये भी हो जाता है ना, तगड़े की 2 तो 2 की बात उतनी नहीं होगी जितनी कमज़ोर के 1 की हो जाएगी। बिल्कुल। बिल्कुल। इससे आगे बढ़ें तो पीएम मोदी की पोस्ट हटाने के ऊपर जो ख़ास तौर पर वो पोस्ट जो पीएम मोदी ने ज़ेन ज़ी को संबोधन करने के लिए डाली थी, उसके ऊपर ज़ुकरबर्ग ने खुद माफ़ी माँगी है। देखिए ये पीटीआई ने इस खबर को ब्रेक किया। अब सच्चाई तो क्या है, क्या नहीं है तो हम नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो उन मोदी की पोस्ट फ़ेसबुक से कुछ टाइम के लिए हटी थी और दूसरा जो डीप फेक कंटेंट मॉडरेशन में जो मेटा की चूक थी, उसको लेकर उनकी जो ग्लोबल टीम है, ग्लोबल अफेयर्स चीफ जोएल कैपलन, वो आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और आईटी जो सेक्रेटरी हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने उसके वो सम्मन भेजा गया था तो उससे मुलाकात हुई थी। अब इसमें कहा जा रहा है कि सरकार ने सरकार बेसिकली मेटा के ऊपर प्रेशर बना रही थी और उसी को लेकर माफ़ी माँगी। हालाँकि खबरें तो ऐसी चल रही हैं कि खुद ज़ुकरबर्ग ने ही माफ़ी माँगी हो, लेकिन हमारे पास जो खबर है उसमें तो यही है कि जो मेटा ग्लोबल टीम के जो ग्लोबल अफेयर्स चीफ थे जोएल कैपलन, उनकी मुलाकात सरकार के मंत्रियों से हुई है। और उसपे ये बात आया है कि जो कमिटी बनी थी पार्लियामेंट्री कमेटी उसने मेटा के सीईओ जुकरबर्ग और से 3 दिन बिना शर्त के माफ़ी माँगने के लिए कहा गया था। तो ये एक बात है। तो ख़ैर अभी तो खबर ब्रेक हुई है तो देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन यही जो हमारे पास जानकारी वो तो यही है कि मेटा की जो ग्लोबल टीम है वो आईटी मिनिस्टर से मिली थी और उन्होंने उनको कहीं न कहीं इंस्टाग्राम में पर जो जेनज़ीज़ का जो आंदोलन था ये और चीज़ें थी, उसको लेकर मेरे को लगता है कि ज़्यादा प्रेशराइज़ किया होगा। तो ख़ैर
अभी देखते हैं कि स्थिति क्या रहती है। हाँ, मीडिया में ज़रूर ये चलवा रहे हैं, भारतीय मीडिया में लगातार ये चल रहा है कि जुकरबर्ग ने माफ़ी माँगी, जुकरबर्ग ने माफ़ी माँगी। जी, बड़ी प्राप्ति है ये इनकी। आजकल वैसे भी प्रधानमंत्री को माफ़िया मंगवाने का ख़ासा एक्सपीरियंस हो रहा है, कभी किसी से तो कभी किसी से। ख़ैर आगे बढ़ें तो जंतर-मंतर पर जो प्रदर्शनकारी थे अलग-अलग जिन्होंने लाठियाँ झेली, उनके साथ राहुल गांधी ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ बताया है? क्या ख़ास बुलेट पॉइंट्स हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के? देखिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसमें बहुत सारे ऐसे जो चेहरे दिखे जो काफ़ी वायरल हुए थे, फ़ेमस हुए थे। एक तो वो लड़की थी जिसने रिया अहीर जिसने वो बस रोक दी थी, जिसमें डिटेन्ड मुंबई में जो प्रदर्शन हो रहा था जेनज़ीज़ का, तो आपको पता हो 30-40 जेनज़ीज़ को डिटेन कर लिया था मुंबई पुलिस ने। तो उस जिस जिस पुलिस बस में डिटेन किया गया था, उसके आगे जो लड़की खड़ी हो गई थी, एक तो वो राहुल गांधी के पीछे खड़ी थी। एक लड़की का फ़ोटो आपने बहुत वायरल देखा होगा जिसमें वो अपने दोस्तों को बचाते हुए खड़ी है और पुलिस वाला डंडा मार रहा है और उसने ऐसे अपने हाथ फैला रखे हैं और वो अपने दोस्तों को कवर कर रही है, उनको डंडा खाने से बचा रही है। तो लड़कियाँ थी और भी कई लोग थे जो उस प्रदर्शन में वायरल हुए। वो राहुल गांधी से आज मिले, राहुल गांधी ने उनसे बात की। उसके बाद बताएँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये यहाँ तक बात उठी कि भई भारत माता की जय बोलने पर भी देशद्रोही बीजेपी वाले कह रहे हैं। दूसरा ये भी कहा गया कि लगातार जो ये बीजेपी आईटी सेल है अब उनको परेशान कर रही है, उनको तंग कर रही है। आपने देखा भी जैसे आपने पिछली खबर में भी कहा कि इनको माफ़ी मंगवाने का काफ़ी वो है, 15 साल की बच्ची से भी इन्होंने माफ़ी मंगवाने के लिए वो किया, ज़िद की और उसमें वो लड़की बेचारी पुलिस उसके घर पे भेज दी गई, बार-बार भेजी गई, तो वो माफ़ी हालाँकि उसने माँग ली। तो यही है गुरप्रीत भाई कि स्थिति बहुत नाजुक है। अभी जी, तो हालाँकि ये जो हमें समझ में आ रहा है वो यही समझ में आ रहा है कि अ ये रुकेगा नहीं, इसपे मतलब चीज़ें आगे चलेंगी और बीजेपी आईटी सेल काफ़ी परेशान है इन जनजीत से, तो अब वो कोशिश तो करेगी कि इनको डराए-धमकाए। हालाँकि लीडर ऑफ अपोज़िशन राहुल गांधी आज इनके साथ खड़े हुए हैं, तो ख़ैर इन बच्चों को ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा-सा तो हौसला मिलेगा ही। जी, बिल्कुल। इससे आगे बढ़ें तो बात अभिजीत दीपके की करते हैं। वो बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं बनाएँगे, वैसे ये बात तो उन्होंने पहले भी कही है, अभी में आई है ये बात। लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेंगे। देश में ऐसे और कितने प्रेशर ग्रुप हैं जो ऐसे काम करते हैं। वैसे हम माने तो पंजाब में ख़ास तौर पर किसान जत्थेबंदियाँ ऐसा काम करती हैं प्रेशर ग्रुप होने का। लेकिन अगर हम नेशनल कैनवास के ऊपर देखें तो और किस क्या क्या कौन-कौन सा कोई ग्रुप है जिसको हम मान सकते हैं कि एक्चुअल में प्रेशर ग्रुप की भूमिका में काम कर रहा है और अब ये बोल रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी वाले दीपके बोल रहे हैं, तो क्या अभी इनको उतना रिलेवेंट माना जाएगा अगर ये सच में प्रेशर ग्रुप की भूमिका में आ जाते हैं? देखिए 2 दिवसीय बैठक थी और वो महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर में इनकी जो बैठक है 2 दिन की सीजेपी की वो बैठक शुरू हुई है। उसमें जंतर-मंतर के आंदोलन की समीक्षा की बात है, ई-20 पेट्रोल को लेकर बात है, शिक्षा व्यवस्था को लेकर बात है और नौजवानों की क्या उनसे आस है उसको लेकर ये बैठक होगी। उससे पहले इन इन लोगों ने कहा है उसमें जो जंतर-मंतर पर चर्चित चेहरे थे वो दिखे। सीजेपी ने यही कहा है कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएँगे। हालाँकि आंदोलनकारियों के राजनीति में जाने के ऊपर बहुत पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि कैसे अलग-अलग आंदोलनों से लोग भारतीय राजनीति में आए हैं और कई लोगों ने सफलताएँ हासिल की हैं, कई लोग असफल रहे हैं। तो ख़ैर पॉलिटिकल पार्टी ना बनाने का फैसला लिया गया है। प्रेशर ग्रुप की देखिए वैसे तो गुरप्रीत जीवन में हर चीज़ पॉलिटिक्स होती है। मतलब आप चुप रहते हैं, वो भी एक पॉलिटिक्स है। आपकी चुप्पी बेसिकली जो सत्ता पक्ष होता है जो मौके की हुकूमत होती है, उसमें सहमति में काउंट होती है। तो आपकी चुप्पी भी जब नॉन पॉलिटिकल नहीं है, तो धरती पे कोई काम नॉन पॉलिटिकल है नहीं वैसे। पॉलिटिकल साइंस में कहा जाता है कि पर्सनल इज़ ऑल्सो पॉलिटिकल। ये फेमिनिस्ट आंदोलनों का तो यहाँ तक नारा रहा है कि जो पर्सनल आप एक्ट करते हैं घर में, वो भी पॉलिटिकल होते हैं कि तो खैर
मैं ये बताना चाह रहा था कि प्रेशर ग्रुप तो मतलब बहुत सारे हैं अभी भारत में। संयुक्त किसान मोर्चा किसानों का है प्रेशर ग्रुप। पंजाब में उसकी बड़ी संख्या है। हालाँकि 2-3 फाड़ उसमें भी हो चुकी हैं संयुक्त किसान मोर्चा में। मज़दूरों की जो जथेबंदियाँ हैं ट्रेड यूनियंस हैं वो प्रेशर ग्रुप हैं। स्टूडेंट यूनियंस जो होती हैं वो भी प्रेशर ग्रुप ही होते हैं। प्रेशर ग्रुप बेसिकली वो होते हैं कि जो डायरेक्ट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन जी। समाज की बेहतरी के लिए लगा लीजिए या फिर लोगों की समस्याओं को लेकर लगातार काम करते हैं, तो उनको प्रेशर ग्रुप कहा जाता है। उनमें बहुत सारे एडवोकेसी ग्रुप होते हैं जो एडवोकेसी करते हैं अदालतों के रास्ते से। उनमें से बहुत सारे जो ग्रुप्स होते हैं वो जन आंदोलनों का रास्ता अपनाते हैं कि वो सड़क पर उतर कर जनता की लड़ाई लड़ते हैं। तो ख़ैर अलग-अलग होते हैं, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप ऐसे होते हैं जो बेसिकली उसको बोलते हैं कि जन जागरण के ज़रिए कि वो सिर्फ़ लोगों में चेतना फैलाते हैं, किताबें बाँटते हैं, पर्चा बाँटते हैं या फिर लोगों में गाँव-गाँव जाते हैं। वो कोई लड़ाई-लड़ूई नहीं लड़ते, सिर्फ़ चेतना फैलाने का काम करते हैं। तो अलग-अलग काम होता है प्रेशर ग्रुप्स का। तो ख़ैर ये आपको पता है कि कोकरोच जनता पार्टी तो ग्राउंड मैदान में उतरी है, एक आंदोलन लड़ा है। तो ये तो जन आंदोलनों वाले रास्ता वाला है। तो ख़ैर एक समझ है पूरी कि अभी की जो 21वीं सदी के जो पॉपुलिस्ट सरकारें हैं, उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तो हराया नहीं जा सकता क्योंकि उन्होंने बहुत सारी जगहों पे आप देखते हैं कि उन्होंने चुनाव आयोग और बहुत सारे मशीनरी को अपने काबू में कर रखा है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग इसी का रास्ते को सही बताते हैं कि जन आंदोलनों का रास्ता एक ऐसा रास्ता जिससे जो सरकारें पॉपुलिस्ट सरकारें हैं, उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो थोड़ी बहुत कम की जा सकती है। जी। और इससे आगे अगर बढ़ें तो सरकार परिसीमन बिल पर विशेष सत्र बुला सकती है। रिजिजू ने राहुल से मुलाकात की है, क्या कब बुलाया जाएगा ये दोबारा से सत्र? देखिए सरकार परिसीमन के को लेकर चर्चा करने के लिए 16 से 18 अगस्त को एक एक स्पेशल सेशन बुला सकती है। उस उसकी रीज़न ये है कि जो केंद्रीय जो संसद कार्य मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और भी कई कांग्रेस के सीनियर सांसदों से मुलाकात की है। आपको ध्यान हो कि लगातार ये तो जो ये वाला सेशन है तो वॉश आउट होता दिख ही रहा है। लगातार पार्लियामेंट के बाहर ही जो अपोज़िशन के सांसद हैं वो दिखाई दे रहे हैं। पार्लियामेंट चल नहीं पा रहा, बार-बार उसको एडजर्न करना पड़ रहा है। हालाँकि 2-4 बिल तो ये इसमें भी पास कर गए हैं। ख़ैर अभी वो बिल ऐसा है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो उसमें वोटिंग 2/3 वोटिंग चाहिए होती है। तो 320 के आस-पास सांसदों की वोट जो हैं वो मौके की जो हुकूमत है उसको चाहिए। पिछली बार जब हुआ था तो वोटिंग में गिर गया था, पास नहीं जी। करवा पाई थी। अभी देखिए जोड़-तोड़ तो बहुत सारी की है। आपको पता है तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को तोड़ा गया है, शिवसेना के सांसदों को तोड़ा गया है, आम आदमी पार्टी के सांसदों को तोड़ा गया है और भी कई जगह पे तोड़-फोड़ की है। तो ये बड़े इवन एनसीपी के सांसदों को तोड़ा गया है। तो ये स्थिति ये बना रहे हैं कि हमारे पास अभी बहुमत है, तो हम स्पेशल सेशन बुला के इसमें करें। मॉनसून वाला सेशन एक बार इसको वॉश आउट हो जाने दें, स्पेशल सेशन में लेके आएँ। और अभी चंदा चोरी वाला इश्यू हो गया, कॉकरोचों वाला हो गया, नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज, बहुत सारे ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, तो अभी इस सेशन में बच रही है। मतलब ये तो जब सेशन शुरू हो रहा था तभी भी हमारी बात हो रही थी कि शायद इस सेशन में ये पंगा लेने से बचेगी सरकार। शुरू में लग रहा था कि लेगी, बाद में लगा कि हाँ, बचेगी क्योंकि जिस हिसाब से जो विरोध शुरू हो गए थे। तो ये इसके ऊपर पूरी बातचीत यही है गुरप्रीत कि शायद 16 से 18 अगस्त को सरकार स्पेशल सेशन बुला सकती है। जी। और अगली बात करें तो बॉम्बे हाई कोर्ट गडकरी पर मेहरबान नज़र आई है। गडकरी के साथ जुड़ी हुई आपत्तिजनक पोस्ट को फ़ौरन हटाने का आदेश दिया है। देखिए, कोर्ट्स लगातार सरकार के पक्षी फैसले दे ही रही हैं। आपको पता ही है कि जब से सूर्यकांत काबिज़ हुए हैं सीजेआई की पोस्ट पे, उसके बाद आपने 2 दिन पहले तो हमने वही देखा था कि मई जो बृजभूषण था, उसको बरी कर दिया गया था महिला पहलवानों के जो यौन शोषण मामले में। अब उसके उसके अलावा भी मतलब खुद सूर्यकांत बच्चों को कॉकरोच तक कह दे रहे हैं नौजवानों को देश के। तो अभी इंडिया की जुडिशरी का सबसे खराब समय चल ही रहा है। तो अभी बॉम्बे हाई कोर्ट नितिन गडकरी के खिलाफ कंटेंट है E20 को लेकर और एथनॉल ब्लेंडिंग को लेकर वो हटाया जाए। उन्होंने मेटा और इंस्टाग्राम और एक्स को लिखा है
तो ख़ैर ये बात अब देखते हैं कि क्या मामला रहता है। 4 इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर केस वग़ैरह भी किया था नागपुर में गडकरी ने। तो यही है एथनॉल को लेकर ई-20 को लेकर बहुत बवाल भारत में चल रहा है। मैं तो आज हमारे एक दोस्त हैं रवि ठाकुर वो मतलब आजकल तो ख़ैर वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन गए, लेकिन कभी वो नोएडा में पत्रकारिता करते थे। तो उन्होंने एक वीडियो बनाया टाटा पंच गाड़ी के साथ, पेट्रोल की गाड़ी जी, है। उसमें उन्होंने 1 लीटर डाला ई-20 जो पेट्रोल है और 1 लीटर डाला उन्होंने जो 100 एक्सपी आता है, यानी कि 0% एथनॉल वाला पेट्रोल। तो एथनॉल वाले पेट्रोल से वो गाड़ी चली टाटा पंच 18.1 किलोमीटर और जो नॉन एथनॉल पेट्रोल था उससे चली तकरीबन 22.5 किलोमीटर। तो 4 साढ़े 4 किलोमीटर का डिफरेंस आया 1 लीटर के अंदर, जो कि 20 से 22% 23% बनता है। तो इतना ही जी। डिफरेंस आ ही रहा है, आपको पता ही है। तो ख़ैर एथनॉल ब्लेंडिंग के कारण लोग भी यही कह रहे हैं कि भाई 20 से 25% तक आस-पास माइलेज में फ़र्क आ रहा है और जो गाड़ियों के पार्ट्स हैं, फ्यूल पंप वग़ैरह हैं, रबड़ हैं, इंजेक्टर हैं, ये सब ख़राब हो रहे हैं। तो यही तो बात है। पर ख़ैर नितिन गडकरी हाई कोर्ट से फ़ैसला ले आए हैं। अब उनके खिलाफ कोई अगर पोस्ट करेगा, तो वो हटवा लेंगे भाई, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक और एक्स से। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ज़ोर चलता है इनका। ख़ैर सुप्रीम कोर्ट बोला कि युवाओं की बात सुनना सबसे ताकतवर हथियार है। और क्या-क्या कहा है एससी ने? हाँ, देखिए सुप्रीम कोर्ट वही सुनवाई हो रही है जो अपन बात करें कि वायलेंस जो हुआ उस प्रोटेस्ट को लेकर ही उसमें सूर्यकांत भी बैठा हुआ है। खुद सूर्यकांत तो कॉकरोच नाम देने वाला है, खैर वो भी सुनवाई में बैठा हुआ है। जस्टिस जयमाला बागची हैं, जस्टिस वी मोहन है, ये बेंच है। जयमाला बागची कई बार मतलब हम देखते हैं कि थोड़ी हिम्मत दिखा जाते हैं, तो उनकी ही कमेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। सूर्यकांत ने तो अभी भी बहुत खराब सी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि कुछ भटके हुए युवा हैं, जो पत्थरबाज़ी वग़ैरह भी करते हैं, उन्हें समझाने और सलाह देने की ज़रूरत है। उनको काउंसलिंग मिलनी चाहिए। तो ये भी आप देखिए कि वो जो आंदोलन चल रहा था उसको वो ये कह रहे हैं कि मतलब अ, भटके हुए युवा हैं। ख़ैर यही है मतलब बहुत उम्मीद हमें सुप्रीम कोर्ट से करनी नहीं चाहिए, खासकर जब जब तक सूर्यकांत उस कुर्सी पे काबिज है। हमें भी कई बार शर्म आती है, हरियाणा से है, हरियाणा का रहने वाला है सूर्यकांत शर्मा। तो ख़ैर अब मतलब बतौर हरियाणवी खुद भी हमें बहुत शर्म आती है कि कैसा आदमी सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी के चीफ जस्टिस तक बन गया है। हालाँकि वो इंग्लैंड गए थे तो उनको काफ़ी घेरा था वहाँ पर। नौजवानों ने काफ़ी उनसे सवाल पूछे। तो एक तो यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर ने ही सवाल पूछ दिया था, जवाब तो इनके पास ख़ैर कुछ होता नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। और कांग्रेस में जो दरार है उसका 15 दिनों में कोई बड़ा फ़ैसला आ सकता है, ये कौन कह रहा है? देखिए जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइज़ेशन है केसी वेणुगोपाल आफ्टर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में उन्हें कोई ताकतवर माना जा रहा अभी। उन्होंने पंजाब के दोनों धड़ों को फ़ोन पे बात की है, चरणजीत चन्नी से भी और राजा वड़िंग से भी। उनको कहा है कि आप जो एक-दूसरे का आपस में विरोध कर रहे हैं, इसको रोकें। राजा वड़िंग को भी जो पार्टी हाईकमान है वो कुछ तलब कर सकता है। वेणुगोपाल कह रहे हैं कि वो 15 दिन के अंदर कोई सख्त फैसला लेंगे और एक लाइन फ़ॉर्मूला तैयार करेंगे, एक फाइनल फ़ॉर्मूला जो एक लाइन का होगा। और अगर जो उसको मानेगा तो फिर अपने-अपने फैसले लेने में सब स्वतंत्र हैं। तो आपको पता ही है कि चन्नी साहब अलग अपनी वो कर रहे हैं। जो भूपेश बघेल हैं वो लगातार आपको पता है उनके खिलाफ भी जर्नल डायर की फ़ोटो में मुक्तसर में लगा दिए गए थे। बात यही है कि जो चरणजीत सिंह चन्नी हैं, उनका ग्राउंड पे थोड़ा ज़्यादा नाम है चला हुआ है असर। लोग भी ये मान रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी को आगे कर दे कांग्रेस तो शायद जीत जाएगी। राजा वड़िंग को उतना ट्रैक्शन नहीं मिल रहा, पर खैर राजा वड़िंग लगातार आपको पता है कैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं गद्दी नहीं छोड़ूँगा, चाहे जो कुछ हो जाए। तो बड़ा वो भी एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं क्या स्थिति रहती है। जी। और अगली खबर की ओर बढ़ें तो चंडीगढ़ में एसएचओ 1 लाख मंथली विदेशी शराब मँगाता था, ये क्या मामला है सारा? देखिए यही है कि सीबीआई अब लगातार कैंप कर रही है। चंडीगढ़ उसको ज़्यादा कैंप करना पड़ रहा है क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस में जो करप्शन है वो अलग ही लेवल का है। बहुत सारे चंडीगढ़ पुलिस के जो अधिकारी हैं वो आपको पता है कि फँस चुके हैं।
पंजाब पुलिस के भी डीआईजी रैंक तक के सीबीआई ने पकड़े हैं। अभी ये चंडीगढ़ पुलिस में एक एसएचओ था, वो शराब ठेकेदार से 1 लाख रुपए मंथली माँगता था। 2 विदेशी शराब की पेटियाँ माँगता था। तो ख़ैर उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गई है माँगने की, और सीबीआई अब उसको धर लेगी। हालाँकि ट्रैप भी लगाया गया था, ट्रैप से वो बच निकला, क्योंकि आपको पता है पुलिस वाले इतने तो सब तगड़े होते हैं कि वो सब भाँप जाते हैं कि हाँ, उनके ऊपर ट्रैप लगाया गया है। ख़ैर आपको हुँ। बताऊँ तो 1 अगस्त को भी चंडीगढ़ पुलिस के एक इंस्पेक्टर को पकड़ा था, 6 जून को भी एक एसआई को पकड़ा था, 31 मार्च को भी एक मतलब हेड कांस्टेबल को पकड़ा था। तो सीबीआई लगातार हम देख रहे हैं कि महीने 2 महीने में चंडीगढ़ पुलिस के ऊपर कार्रवाई कर रही है। भाई चंडीगढ़ में हम भी रहते हैं, चंडीगढ़ पुलिस से हमारा भी वास्ता पड़ता है, वाक़ई में बहुत खराब सिस्टम है। तो ख़ैर सीबीआई क जो कैंप कर रही है, देखते हैं कि उसका कितना असर चंडीगढ़ पुलिस पे पड़ता है। जी, इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़ी जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरप्रीत।